बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, गुड इवनिंग एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेटा फर्स्ट जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, उसको हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की हम बात करें तो उसमें बेटा पहला जो केस था उसका वो हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। एक हल्का सा कुछ रिकैप कर लेते हैं। जब भी हम डिबेंचर की कॉस्ट निकालते हैं तो उसका हमने आपको सिंबल बताया था, K फॉर कॉस्ट, D फॉर डिबेंचर। उसमें दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन, यदि क्वेश्चन में आपको मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब हमने बताया था कि कंपनी शेयर या डिबेंचर को, पब्लिक को पैसा वापस कब लौटाएगी, कब रिडीम करेगी, उसको हमने बोला था मैच्योरिटी पीरियड। यदि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डिबेंचर की कॉस्ट निकालने का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया था। फॉर्मूला इतना सा था बेटा, इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100। इंटरेस्ट मतलब होता है किसी भी कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर की जो कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, वो उसके लिए इंटरेस्ट है। और अपॉन इंटरेस्ट किस में से पे करोगे, आपकी इनकम में से। इनकम क्या थी बेटा, एनपी, और इंटू 100। क्योंकि हम कोई भी कॉस्ट निकालेंगे, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, जो भी कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। और किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 100 से। एनपी की कैलकुलेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा दी। कैसे निकालते हैं एनपी? सबसे पहले फेस वैल्यू, ऐड प्रीमियम, लेस डिस्काउंट और माइनस इशू एक्सपेंस। इशू एक्सपेंस हमने आपको 3 बताए थे। एक प्रिंटिंग एक्सपेंस, शेयर या डिबेंचर को प्रिंट करने पे कंपनी के जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंटिंग एक्सपेंस। दूसरा था ब्रोकरेज, शेयर ब्रोकर जो बीच में अपना कमीशन लेता है। मान लीजिए शेयर ब्रोकर ने मार्केट में शेयर्स को सेल किया और उसके बदले में कंपनी से वो एक फिक्स परसेंटेज से जो कमीशन लेता है उसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोकरेज। ठीक है, लेकिन अंडरराइटिंग कमीशन थोड़ा सा डिफर है। ब्रोकरेज में क्या होता है, ब्रोकरेज में कोई गारंटी नहीं होती ब्रोकर की कि शेयर को बेचना ही बेचना है, डिबेंचर को बेचना ही बेचना है। उससे सेल हो गया तो वेल एंड गुड है, कंपनी इन रिवर्ड उसके बदले में उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज से कमीशन प्रोवाइड कराती है, उसका नाम होता है ब्रोकरेज। लेकिन अंडरराइटिंग कमीशन थोड़ा सा डिफर है। अंडरराइटिंग कमीशन आर दोज कमीशन विच आर पेड बाय कंपनी टू द अंडरराइटर। जो कंपनी किसको पे करती है, अंडरराइटर को। और क्यों पे करती है, क्योंकि बेटा अंडरराइटर और ब्रोकर में थोड़ा सा फर्क है। अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर बेटा कोई भी हो सकता है, एन इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, अनदर कंपनी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एक्चुअली क्या है, वो आपकी गारंटी ले लेते हैं कि हम आपकी शेयर या डिबेंचर को मार्केट में सेल करवाएंगे। सेल करवा दिया तो वेल एंड गुड है। मान लीजिए उनसे शेयर या डिबेंचर सेल नहीं हो पाए तो वो कंपनी को आके वापस से शेयर या डिबेंचर को बेटा रिटर्न नहीं कर सकते। उनको वो सारे के सारे शेयर और डिबेंचर खुद को ही परचेज करना होगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए इतनी बड़ी रिस्क बियर कर रहे हैं। ब्रोकर ने तो क्या किया था, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वापस पकड़ा गया। लेकिन अंडरराइटिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, अंडरराइटर की बात कर रहे हैं, उसने गारंटी ले ली मैं बेचूंगा, बिक गया तो वेल एंड गुड है, नहीं बिका तो सारे के सारे जो शेयर और डिबेंचर है वो किसको खरीदने पड़ेंगे, अंडरराइटर को। क्योंकि अंडरराइटर एक बेटा कंपनी के लिए इतनी बड़ी रिस्क बियर कर रहा है, तो एज ए रिस्क का जो रिवॉर्ड है वो कंपनी उसे एक कमीशन के रूप में पे करती है। उस कमीशन का नाम होता है अंडरराइटिंग कमीशन। क्लियर होगी बात? चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमारा इतना डिस्कशन हो गया था, हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, हमने एनपी को कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है बेटा, अब एक छोटी सी बात जो मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था बेटा, एक्चुअली क्या है, कई बुक्स में फॉर्मूला ऐसे गिवन है, केडी की ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर टैक्स। ठीक है, और फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन एनपी इनटू 100। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रखा है, डिबेंचर की जो वैल्यू है हमें कन्वर्ट करनी होती है आफ्टर टैक्स में। किसमें कन्वर्ट करनी होती है, ध्यान रखना एग्जाम में जितनी भी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है वो सारी की सारी करनी है आफ्टर टैक्स।
डिबेंचर की वैल्यू के ब्रैकेट में हमने एक वर्ड यूज किया बिफोर टैक्स। बेटा डिबेंचर की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा बिफोर टैक्स निकलती है। क्यों निकलती है? लॉजिक बता देता हूं। डिबेंचर पे कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। हमने एक टॉपिक पढ़ाया था लीवरेज। अब हो सकता है इस सेशन में तो अब स्टार्ट होगा, तो लीवरेज में हम एक कंपनी का छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनवाते हैं। यदि आपको हल्का सा वो इनकम स्टेटमेंट याद है, अब ठीक है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सबसे पहले उस इनकम स्टेटमेंट में से जब हम सेल्स में से अपने सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारा आता है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या आता है हमारा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के लिए हम टर्म यूज करते हैं EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस EBIT में से हमने वहां पर बेटा सबसे पहले माइनस करवाया था इंटरेस्ट, और जैसे ही आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपका अमाउंट बचता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम उस पर गवर्नमेंट को पे करते हैं बेटा टैक्स, तो क्या आएगा आपका EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो सिंपल सी बात है, डिबेंचर या लोनों पर कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है एज ए कॉस्ट के रूप में, और इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो हमेशा होता है बेटा टैक्स से पहले। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो होता है हमेशा टैक्स से पहले। इसलिए डिबेंचर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या निकलती है बेटा? बिफोर टैक्स। आगे हम जितनी भी कॉस्टें निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर की, रिटेन्ड अर्निंग्स की, बेटा वो सारी की सारी कॉस्टें ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स निकलती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद ही आप शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड पे करते हो, और जो डिविडेंड का जो पेमेंट होता है वो हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद होता है। इसलिए आगे की तो सारी कॉस्टें ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स निकलेंगी, लेकिन केवल सारी कॉस्टों में डिबेंचर मात्र एक ऐसी कॉस्ट है जिसकी आपकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, वो हमेशा बिफोर टैक्स होगी। और हमें एग्जाम में जितनी भी वैल्यूज निकाल के आनी है सारी की सारी आफ्टर टैक्स निकालनी है। तो केडी बिफोर टैक्स को हम आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो जो भी आंसर बेटा आपका बिफोर टैक्स आया उसको बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस टी से, और टी का मतलब है टैक्स रेट, और टैक्स रेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। टैक्स रेट हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो फिर से बोल रहा हूं, सारी कॉस्टों में मात्र एक कॉस्ट ऐसी है डिबेंचर जिसकी वैल्यू हमेशा बिफोर टैक्स निकलती है। लॉजिक हमने आपको बता दिया क्यों निकलती है, क्योंकि डिबेंचर पे कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा टैक्स से पहले होता है, इसलिए जो डिबेंचर की वैल्यू है वो हमेशा क्या निकलेगी बेटा? आपकी बिफोर टैक्स निकलेगी। क्लियर हो गई बात? और एग्जाम में जितनी भी वैल्यूज निकाल के आनी है सारी की सारी आफ्टर टैक्स निकालनी है। हाउ टू कन्वर्ट बिफोर इनटू आफ्टर? जो भी आंसर आपका बिफोर टैक्स आया उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 1 माइनस टी से। टी का मतलब टैक्स रेट, और टैक्स रेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। और एक चीज और याद रखनी है एग्जाम में, अच्छा सॉरी आपको वैल्यूज निकालनी है, आफ्टर टैक्स निकालनी है। हाउ टू कन्वर्ट बिफोर इनटू आफ्टर इनटू 1 माइनस टी। और ध्यान रखिए किसी भी फॉर्मूले में यदि हम 1 में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट मींस वहां पर आप अपनी इनकम को 1 रुपीज अज्यूम करके चल रहे हो। किसी भी फॉर्मूले, पूरे एफएम की बात कर रहा हूं, किसी भी फॉर्मूले में हम 1 में से कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं इट मींस हम वहां पे अपनी इनकम को 1 रुपए अज्यूम करके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, अब थोड़ा सा फोकस रखना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, बहुत इजी चल रहा था। हमने सबसे पहली कॉस्ट निकालनी स्टार्ट करी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सिंपल होता है K फॉर कॉस्ट, D फॉर डिबेंचर। और उसमें आपको मैंने बताया फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100। क्योंकि डिबेंचर या लोन पे जो कंपनी पे करती है वो हमेशा पे करती है इंटरेस्ट। इनकम हमेशा नीचे आएगी बेटा एनपी नेट प्रोसीड और इंटू 100। क्लियर हो गई बात?
अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट, और जो आपका आंसर निकलेगा वो हमेशा निकलेगा बिफोर टैक्स, और हमें एग्जाम में जितनी भी वैल्यूज निकाल के आनी है आफ्टर टैक्स। हाउ टू कन्वर्ट बिफोर इनटू आफ्टर, तो बिफोर को हम आफ्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी आंसर बिफोर टैक्स आया इनटू 1 माइनस टी। अब जो मैं चीज समझा रहा हूं सुनिए बेटा, कई बुक्स में क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है केटी का, अपन ने क्या करा, दो स्टेप में काम किया, पहले बिफोर टैक्स निकाला और फिर हमने बिफोर को किसमें कन्वर्ट किया, हमने फिर बिफोर को कन्वर्ट किया आफ्टर में। लेकिन ध्यान रखना कई बुक्स में फॉर्मूला डायरेक्ट बेटा एक ही स्टेप में काम कर रखा है, वहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस टी अपॉन एनपी और इनटू 100। अब आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। बेटा फॉर्मूले दोनों ही सही है, ये भी सही है, चाहो तो आप दो स्टेप में कर लो। पहले आपका आंसर बिफोर टैक्स आया, फिर आपने किस में कन्वर्ट किया, आफ्टर टैक्स में, वो भी सही है। लेकिन जो प्रोफेशनल क्लासेस है बेटा, वहां पे फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। अब इसका भी लॉजिक बता देते हैं कि फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एनपी इनटू 100। इसका बहुत सिंपल सा मैंने आपका बेटा लॉजिक है भाई। अभी हमने आपको कंपनी का एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बताया, ईबीआईटी में से, नेट प्रॉफिट में से आप सबसे पहले क्या माइनस करते हो बेटा, हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। अब जब आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो उस इंटरेस्ट को माइनस करते ही आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आज मेरा नेट प्रॉफिट है, मान लीजिए 100 रुपीज, 100 रुपए। कितने रुपए है, जब मैंने सेल्स में से सारे खर्चे माइनस किए तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने रुपीज है बेटा, 100 रुपीज। और उस नेट प्रॉफिट रेवेन्यू कितना है मेरा, जो भी था उसमें से मैंने रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 100 रुपीज। इस 100 रुपीज पे सबसे पहले मैं क्या पे करूंगा, मेरा प्रॉफिट आ गया 100 रुपए, सबसे पहले हम क्या पे करेंगे इस पर, तो सबसे पहले हम पे करेंगे इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर को 10 रुपए। अब जैसे ही मैंने डिबेंचर होल्डर को या जितने भी लोन्स ले रखे हैं उन पे जो हमने इंटरेस्ट पे किया 10 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट अब कितना बचा, 100 में से 10 को माइनस करते मेरा प्रॉफिट कितना बचा बेटा, 90। अब इस 90 रुपीज पे मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना पड़ेगा। ईपीआईटी में से जैसे आपने इंटरेस्ट माइनस किया वर्ड आया ईपीटी, और उसके बाद आप गवर्नमेंट को क्या चुकाते हैं बेटा, टैक्स। तो मुझे अब इस 90 रुपीज पे गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना है। और मान लेते हैं कंपनी जो टैक्स चुका रही है वो किस रेट से चुका रही है, 50%। तो बेटा 90 का 50% कितना होता है, 45। तो अब मुझे बताइए जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, 45। कहने का मतलब यह है कि आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा था, दिखने में आपको इंटरेस्ट का खर्चा 10 रुपीज दिख रहा है, आप कह रहे हो मेरा इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो 10 रुपए है, जबकि बेटा रियल जो आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो 10 रुपए नहीं है। दिखने में तो वो 10 रुपए आपको दिख रहा है कि मेरा खर्चा 10 रुपए है, लेकिन एक्चुअली वो आपका खर्चा 10 रुपए हुआ ही नहीं। ऑन पेपर वो आपको 10 रुपए दिख रहा है। 10% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 100 रुपए का 10% आपका इंटरेस्ट ऑन पेपर 10 रुपए ही दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ, 10 रुपए। जबकि बेटा रियल में कंपनी के लिए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम एक एक सोर्सेस की क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब देखा जाए तो क्या कंपनी के लिए रियल में खर्चा 10 रुपए हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आपने क्या करा, जैसे 100 रुपए में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया 10 रुपए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपए से कम हो गया। और जब प्रॉफिट आपका 10 रुपए से कम हुआ तो आपको गवर्नमेंट को उस पर 10 रुपए से टैक्स भी क्या पे करना पड़ा, कम पे करना पड़ा। भाई मान लीजिए आज यदि हम इंटरेस्ट यहां से माइनस नहीं करें तो आपका प्रॉफिट कितना बचा बेटा, 100 रुपए। मान लीजिए इंटरेस्ट आपका है ही 100 रुपए, तो 100 रुपए पे आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना चुकाते हैं, 50% की रेट से, तो आप चुकाते हैं 50 रुपीज। और अभी आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना चुकाया, 45 रुपीज। तो आपने 5 रुपए की सेविंग करी नहीं करी,
इंटरेस्ट का खर्चा तो आपका 10 रुपए है, ऑन पेपर 10 रुपए ही है, लेकिन रियल में कंपनी के लिए बेटा वो जो कॉस्ट है कितने रुपए इंकर्ड हो रही है, तो वो 10 रुपए नहीं हो रही, पूरी 10 रुपए कंपनी के लिए कॉस्ट नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं 1 माइनस टी से। वो इसीलिए करते हैं कि ऑन पेपर तो आपकी कॉस्ट 10 रुपए है, लेकिन रियल में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए इंकर्ड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे आपने इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और जब प्रॉफिट कम हुआ तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स का जो बेनिफिट आप ले गए, इंटरेस्ट माइनस करते प्रॉफिट कम होते ही हमें टैक्स का क्या मिल गया, बेनिफिट। आगे किसी भी कॉस्ट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने क्या बोला, आगे जितनी भी कॉस्ट है आप कैलकुलेट करोगे, आगे जो भी चीज आप पे करोगे टैक्स का पेमेंट होने के बाद होगा, तो इसलिए बाकी कॉस्टों में टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। ये बेनिफिट केवल और केवल किस में मिल पाता है बेटा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब समझ में आ गया आपको? एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। और क्विक रिकैप कितना सा है, आज हमने सबसे पहले कॉस्ट स्टार्ट करी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इसका सिंबल है के फॉर कॉस्ट, जी फॉर डिबेंचर। दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, इफ मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन, यदि क्वेश्चन में आपको मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है तो हमने छोटा फॉर्मूला अप्लाई किया, डिबेंचर या लोनों पे कंपनी क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट अपॉन इनकम नीचे एनपी इनटू 100। और यदि आप इस तरीके से करोगे तो पहले आंसर आपका बिफोर टैक्स आएगा, और देखा जाए तो जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी वही वाली बात, ऑन पेपर तो वो कॉस्ट है, जबकि रियल में कंपनी के लिए वो रियल कॉस्ट नहीं है। इसलिए हम बाद में क्या कर, बात वही है, चाहे से ये फॉर्मूला करो तो भी वही चीज हो रही है, चाहे से ये फॉर्मूला करो तो भी वही चीज हो रही है। पहले हमने क्या करा, पूरे इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट मान लिया, और बाद में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टैक्स। 1 माइनस की बात वही है भाई, आपने पहले क्या रखा, इंटरेस्ट अपॉन एनपी इनटू 100, पूरी कॉस्ट निकाल दी और बाद में टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉस्ट कम हो गई। और इसमें बात करें तो सीधे आप एक ही स्टेप में काम कर रहे हो, इंटरेस्ट को सीधे ही किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 माइनस टी से अपॉन एनपी इनटू 100। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। 1 माइनस टी से माइनस करने का लॉजिक कितना सा है कि कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया, जो एक्चुअल कॉस्ट आपको जो ऑन पेपर दिख रही है वो कंपनी की रियल कॉस्ट नहीं होती, और हमें केवल और केवल यहाँ पे रियल कॉस्ट को ही कंसिडर करके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेटा इसका केस नंबर 2 पे, ताकि हमारी कॉस्ट कंप्लीट हो। और केस नंबर 2 क्या है देखते हैं। केस नंबर 2 हमारे लिए होगा बेटा, इफ मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन। यदि आपको क्वेश्चन में मैच्योरिटी पीरियड गिवन होता है, इफ मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन। बेटा मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या है, फिर वही वाली बात, कंपनी शेयर या डिबेंचर को मैच्योर कब करेगी। अब की बार टाइम पीरियड गिवन है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। यदि टाइम पीरियड गिवन है तो फिर डिबेंचर की बेटा कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट आई प्लस एमवी माइनस एमपी अपॉन स्मॉल एन होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एमपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। I can repeat, I plus mv minus np upon small n whole divided by mv plus np upon 2 multiply by 100। यहां पर I का मतलब क्या है, यहां पर I का मतलब है इंटरेस्ट, यहां पर np का मतलब क्या है, np का मतलब है नेट प्रोसीड। यहां पे स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। इंटरेस्ट आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, समझा चुके हैं। नेट प्रोसीड आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, कैलकुलेट करना सिखा चुके। एक शेयर या डिबेंचर पे कंपनी ने नेट पैसा कितना अर्न किया। स्मॉल n नंबर ऑफ ईयर्स आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल वर्ड है एमवी। एमवी का मतलब होता है बेटा मैच्योरिटी वैल्यू। क्या है बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू। और कई बुक्स में ये एमवी की जगह बेटा आरवीवी लिखा हुआ है।
या तो मैच्योरिटी वैल्यू बोल दीजिए या रिडेम्पशन वैल्यू बोल दीजिए, एक ही बात है। कई बुक्स में आरवी है, कई बुक्स में एमवी है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू बोल दीजिए चाहे से मैच्योरिटी वैल्यू। तो मात्र एक नया वर्ड आया है और वो वर्ड है केवल एमवी। एमवी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। अब नाम से पता लग रहा है बेटा, पहला वर्ड था मैच्योरिटी पीरियड। पब्लिक को पैसा वापस कब लौटाओगे, ये मैच्योरिटी पीरियड है, कितने साल बाद। मैच्योरिटी वैल्यू, जब पब्लिक को पैसा लौटाओगे तो कितना लौटाओगे, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी पीरियड कब, मैच्योरिटी वैल्यू कितना। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 99.98% क्वेश्चंस में आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन नहीं होगी। आपको क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। और जब मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ध्यान रखना है बेटा, हमें जिस क्वेश्चन में भी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन नहीं है वहां हम फेस वैल्यू को ही क्या मानेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या मानेंगे बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू। भाई आज मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, आप उसको 10 साल बाद ज्यादा अमाउंट नहीं लौटाना चाहते, तो 10 साल बाद बेटा 100 रुपीज लौटाओगे या नहीं लौटाओगे, तो 100 रुपये तो लौटाओगे ना। तो जिस क्वेश्चन में भी मैच्योरिटी वैल्यू गिवन नहीं हो वहां हम फेस वैल्यू को ही क्या मान लेते हैं बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू। और फिर वही वाली बात, चाहो तो बेटा कि आप इस स्टेप से करोगे तो पहले आपका आंसर कैसे लिखेगा बेटा, पहले आपका आंसर लिखेगा बिफोर टैक्स, फिर किसमें कन्वर्ट करना होगा, आफ्टर टैक्स, हाउ टू कन्वर्ट बिफोर इनटू आफ्टर। जो भी आंसर बिफोर टैक्स आया इनटू 1 माइनस टी, वही वाली बात, टी का मतलब क्या होगा, टैक्स रेट, और टैक्स रेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। और मान लीजिए आपको एक ही स्टेप में काम करना है और एक ही स्टेप में काम करेंगे तो फिर क्या होगा बेटा, के डी इज इक्वल टू, यही इंटरेस्ट के पास में कर देंगे 1 माइनस टी प्लस एम बी माइनस एन बी अपॉन स्मॉल एन होल डिवाइडेड बाय एम बी प्लस एन बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसा आपको इजी लगे दोनों ही तरीके से है, 2 स्टेप में करना है 2 स्टेप में कर लो, एक स्टेप में करना है 1 स्टेप में कर लीजिए। यह आपकी फर्स्ट कॉस्ट कंप्लीट हुई। हाँ, एक छोटी सी बता दूंगा आपको बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डेरिवेशन में कैसा है वो समझिए। देखिए इंटरेस्ट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, अभी आपको बताया था डिबेंचर या लोन पे कंपनी के लिए जो कॉस्ट का पार्ट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी पे कर रही है वो इंटरेस्ट है। अब इसमें आपने क्या करा, एमबी में से किसको माइनस किया बेटा, एनपी को। देखिए सिंपल सी बात है, एमबी का मतलब क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। मान लेते हैं आज आपने शेयर होल्डर से लिए बेटा 100 रुपए, कितने रुपए लिए आपने, जब आपने डिबेंचर को इशू किया तो आपने डिबेंचर होल्डर से या शेयर होल्डर से कितने रुपए लिए बेटा, 100 रुपए। लेकिन जब आप उस डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हो तो आपको उसको बेटा लौटाने पड़ रहे हैं, मान लीजिए 105 रुपए। आपकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो प्रीमियम पे है। आपने कितने रुपए लिए, 100 रुपए, जिस दिन आपने इशू किया था। और जिस दिन आप उस डिबेंचर का रिडेम्पशन करोगे तो आप कितने रुपए लौटा रहे हो, 105 रुपए। तो मुझे बताइए क्या आपकी एक 5 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट और क्रिएट हुई नहीं हुई, एक्स्ट्रा खर्चा और क्रिएट हुआ नहीं हुआ। भाई इंटरेस्ट तो जो पे कर रहे हो वो तो खर्चा है, उसके अलावा 100 रुपए के बदले में आप कितने रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहे हो, 5 रुपए। तो ये 5 रुपए का भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ नहीं हुआ। तो बेटा इसीलिए मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 105। एनपी नेट प्रॉफिट, जेब में कितने रुपए आए थे, जो भी आया एक्स वाई जेड, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 5 रुपए का जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो बेटा वो 5 रुपए का जो खर्चा है किसका डिवाइड लग रहा है, डिवाइडेड बाय एन। मान लेते हैं हमने डिबेंचर का रिडेम्पशन हम 5 साल बाद करेंगे, तो बेटा 1 साल का खर्चा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा हुआ नहीं हुआ। इसीलिए हर फॉर्मूले का बेटा लॉजिक है, एमवी माइनस एनपी अपॉन स्मॉल एन। ये फॉर्मूला जो बना वो ऐसे बना कि भैया रिडेम्पशन वैल्यू जो है, मैच्योरिटी वैल्यू है 105
और जब हमने उससे बेटा पैसे लिए थे, जिस दिन हमने उसको इशू किया था डिबेंचर को, हमारी जेब में आए थे 100 रुपए, लौटाते वक्त हमें 105 लौटाने पड़ रहे हैं। तो कितने रुपए हमने एक्स्ट्रा लौटाए? 5 रुपए। एक एक्स्ट्रा खर्चा और क्रिएट हुआ 5 रुपए का, लेकिन ये 5 रुपए का खर्चा हर साल का नहीं है। कितने साल का है? 5 साल का। तो बेटा एवरी ईयर का खर्चा कितना आ गया? 1 रुपीज। इसीलिए फॉर्मूला बना MV माइनस NP अपॉन स्मॉल n। और नीचे जो आपने डिवाइड लगाया बेटा MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100, उसके पीछे किसी भी चीज, बेटा मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ टॉपिकों में, किसी भी फॉर्मूले में 2 का डिवाइड लग जाए तो वो हमेशा एवरेज को इंडिकेट करता है। MV मैच्योरिटी वैल्यू, जिस दिन डे 1 आपने डिबेंचर को इशू किया, आपने MV का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू। जब आप पैसा लौटाओगे तो कितने रुपए लौटाओगे बेटा? 105। मतलब 5 साल बाद यदि आप पब्लिक को पैसा लौटाते हो, कितने रुपए लौटाओगे बेटा? 105। और डे 1 पे प्लस NP, डे 1 पे आपने कितने रुपए लिए? आज आपने लोन लिया 100 रुपए का, 5 साल बाद लौटाने हैं 105। तो हम क्या कर रहे हैं? उस लोन का नीचे एवरेज निकाल रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे ऊपर एवरेज लोन कितना है, डे 1 प्लस डे लास्ट। डे लास्ट में हम लौटा रहे हैं 105, आज हमने ली किसी से 100 रुपए, तो उसका एवरेज लोन हमारे ऊपर क्या चल रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 लगता है। MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो हर चीज का लॉजिक है। उम्मीद करता हूं पहली कॉस्ट आपको समझ में आ गई होगी। एक 2 मिनट का फटाफट जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहली कॉस्ट स्टार्ट करी जिसका नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सिंबल होगा K फॉर कॉस्ट, D फॉर डिबेंचर। ठीक है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन। यदि क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो डिबेंचर की कॉस्ट निकालने का हम एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इट्स इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100, क्योंकि डिबेंचर या लोन पे कंपनी के लिए जो कॉस्ट का पार्ट है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100। पहले आंसर आपका बिफोर टैक्स निकलेगा और उसके बाद हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आफ्टर टैक्स में। हाउ टू कन्वर्ट बिफोर इंटू आफ्टर? जो भी आंसर बिफोर टैक्स आए उसको बस 1 माइनस T से मल्टीप्लाई कर देना। और लॉजिक बता दिया कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जो बेटा इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है, ऑन पेपर जो कॉस्ट दिख रही है वो रियल में कॉस्ट इनकर नहीं हुई, हम टैक्स का बेनिफिट ले गए, इसलिए टैक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यदि क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है तो फिर हमने बड़ा फॉर्मूला यूज किया, I प्लस MV माइनस NP अपॉन स्मॉल n होल डिवाइडेड बाय MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। यहाँ पे भी आंसर पहले बिफोर टैक्स में आएगा, वो रियल कॉस्ट नहीं होगी, एक्चुअल कॉस्ट में इनकर नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? उसको भी टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक ही फॉर्मूले में काम करते हो तो सीधे ही ऊपर 1 माइनस T से इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोनों में आंसर में पॉइंटों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, तो वो चीज आप ध्यान रख लेना। बाकी फॉर्मूले का लॉजिक बता दिया। ये बड़ा वाला फॉर्मूला कैसे बना कि I इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट है, MV माइनस NP अपॉन स्मॉल n। जब आप रिडेम्पशन करोगे उस समय कितने रुपए लौटाओगे? माइनस NP, जब आपने पैसा लिया था तो कितने रुपए लिए? तो हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने पड़ रहे हैं, तो एक 5 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा और क्रिएट हो गया 5 साल के लिए, तो एवरी ईयर का कितना आ गया? 1 रुपए। और नीचे जो 2 का डिवाइड लग रहा है बेटा वो एवरेज लोन के लिए। डे लास्ट पे हमें क्या चुकाना है? डे 1 पे लोन कितना था? डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लोन हमारा क्या चल रहा है। तो बेटा आज पहली कॉस्ट हमारी कंप्लीट हुई। डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कॉस्ट बताई है। मैं चाहता तो आपको केवल सीधे फॉर्मूला भी लिखवा सकता था और फॉर्मूले को हम याद भी कर सकते थे, एकेडमिक लेवल में यही होता है, लेकिन हमने आपको इसका लॉजिक भी बताया है ताकि आगे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियोस को आप लोग शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय श्री श्याम टू ऑल।